नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं अबुल नस्र इकबाल। कल छत्तीसगढ़ में पहले चरण की वोटिंग है तो मिजोरम में सभी 40 सीटों पर मतदान है। लेकिन वोटिंग से ठीक पहले छत्तीसगढ़ में महादेव बेटिंग ऐप को लेकर घमासान मचा हुआ है। दरअसल कुछ दिनों पहले ईडी ने दावा किया था कि भूपेश बघेल को महादेव बेटिंग ऐप के प्रमोटर्स की तरफ से 508 करोड़ रुपए दिए गए, जिसके बाद से भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस पर जमकर हमलावर है। वहीं अब बीजेपी ने शुभम सोनी नाम के एक शख्स का वीडियो जारी कर भूपेश बघेल को घेरा है। शुभम सोनी ने खुद को महादेव बेटिंग ऐप का मालिक बताया है और साथ ही साथ सीएम बघेल को रुपया देने का भी दावा किया है। महादेव बेटिंग ऐप और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लगातार घिर रहे भूपेश बघेल बार बार कह रहे हैं कि यह सब बीजेपी की साजिश है। अब सच क्या है ये तो जांच की बात है, लेकिन एक बात तो तय है कि वोटिंग से पहले इस तरह का दावा और वीडियो कांग्रेस के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि कुछ घंटों बाद इलेक्शन है और करप्शन का चुनावी कनेक्शन क्या है। इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आरोप और बयान क्या क्या आ रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। महादेव बुक का ओनर मैं ही हूँ, ये आपको डॉक्यूमेंट दिखा दिया मैंने। और 2021 में इसको मैंने चालू किया था। मेरा गैम्बलिंग का काम बहुत अच्छे से चलने लगा था फिर भिलाई में, और ये तो बहुत ही छोटे से काम चालू हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे काम बढ़ता गया। वर्मा जी से मैंने मीटिंग किया तो फिर उनसे बात हुआ और ये हुआ कि अब उनको मुझे हर महीना 10 लाख रुपए देना है, तो वो भी ओके हो गया। अब हर महीना मैंने उनको 10 लाख रुपए देना चालू कर दिया। सीएम सर और बिट्टू भैया से हमारा मीटिंग हुआ। ये चीज़ का मैंने पूरा अपना लिख के दे दिया है उसमें रिटर्न स्टेटमेंट में कि क्या हुआ वहाँ, कैसे हुआ, क्या किस बात का डील हुआ, हर चीज़ का स्टेटमेंट मैंने दे दिया अपने रिटर्न डॉक्यूमेंट में। मैं सितंबर 2020 में दुबई आया। जैसा कि मेरा मीटिंग हुआ था सीएम साहब से, तो उन्होंने बोला था कि दुबई जाओ, अपना काम बढ़ाओ और वहाँ मीटिंग करो जाके। प्रशांत अग्रवाल जी के जब मेरा मीटिंग हुआ उसके बाद से मैंने अब तक 508 करोड़ रुपए दे चुका है। हमारे बघेल साहब, बिट्टू भैया और उनके जो लोग हैं उनको मैंने 508 करोड़ रुपए दिया है। ये बंद भी नहीं हुआ है ना, ये कहाँ बंद हुआ है? जिसको एपीके है वो तो चल ही रहा है, उसको कब बंद करेंगे? अब ये नई बात बता रहे हैं। वीडियो जो है बीजेपी ने जारी किया है ना, प्रेस नोट है, ईडी ने जारी किया। तो मतलब कितना बढ़िया संबंध है ना। जैसे पहले कार्रवाई करते थे ईडी और प्रेस विज्ञप्ति जारी करता था रमन सिंह। तो ये तो ईडी और भाजपा की मिली भगत है, वो तो स्पष्ट हो गया है। कुछ भी करने दो, कांग्रेस जीतने वाली है। और उन्होंने हर भगवान को याद करे तो भी कांग्रेस आएगी वहाँ। अरे ये सबको लगा रहे हो, किसको छोड़े हैं? वो महादेव को भी नहीं छोड़े। बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। देश का सवाल में आज हम पूछ रहे हैं, भूपेश बघेल पर लगाए गए आरोपों में आखिर कितनी सच्चाई है? क्या ये चुनावी मामला है? क्या ये पूरा राजनीतिक मामला है? शुभम सोनी के दावों से क्या बघेल चौतरफा घिर रहे हैं? वोटिंग से पहले वीडियो का आना कांग्रेस को कितना नुकसान पहुंचा सकता है? क्या महादेव बेटिंग ऐप में बघेल सरकार फंस गई? ये तमाम मुद्दे हैं, इन पर हम चर्चा भी करेंगे, बात भी करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान हैं, धनंजय गिरि जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। प्रोफेसर अजय उपाध्याय हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। घनेंद्र भारद्वाज हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अनूप सांडा साहब हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। आप सभी का स्वागत है। अजय जी, जो बात हो रही है 508 करोड़ रुपए का दावा और ईडी की तरफ से किया जा रहा है कि 508 करोड़ रुपए दिए गए, एक व्यक्ति का वीडियो भी आ जाता है। कितना परेशान है कांग्रेस पार्टी इस तरह के दावों से, इस तरह के आरोपों से? अब्दुल भाई, कांग्रेस पार्टी इस सच्चाई को समझ रही है कि भाजपा यहाँ हार रही है, इसलिए नाटक नौटंकी का एक नया लोगों को ला करके इस तरह से यहाँ नाटक रच रही है। सबको पता है महादेव ऐप को बैन करने के लिए 24 अगस्त 2023 को हमारे मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली में जाकर के कांग्रेस के हेडक्वार्टर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। आज तक सरकार कान में
तेल डाल करके सोई हुई है। क्यों नहीं ऐप को बंद किया? जी जो लोग उसमें हैं, इन्वॉल्व थे, उनके लिए नोएडा तक की पुलिस पर जाकर के हमने प्रयास किया कि वहां उसको गिरफ्तार किया जाए। आज तक नोएडा में किसकी पुलिस है सबको पता है। केंद्र सरकार को ऐप बंद करना है, ऐप नहीं बंद करती। हमारे यहाँ एक से एक छापे पड़े और हर छापों पर जो है सरकार ने जो है अच्छी खासी तरीके से जो है लोगों को अरेस्ट किया। अब बात आ रही है कि चुनाव का अंतिम दौर है, तो पता है कि भाजपा जो है अपने कार्यकर्ताओं के बल पर चुनाव में भाग नहीं ले पा रही है। ईडी सीबीआई इसका पन्ना प्रमुख हो गया है। ईडी सीबीआई के बहाने सब नाटक नौटंकी कर रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ में मैं हूं, अभी एक विधानसभा के अंतर्गत मैं अभी आया हुआ हूं अपने कार्यकर्ताओं से मिलने, यहीं से डिबेट कर रहा हूं। आपको आप देख रहे होंगे सभी यहाँ के लोग जो है एक तरफा, भूपेश है तो भरोसा है, कांग्रेस है तो भरोसा है। पूरे छत्तीसगढ़ में एक ही लहर है। और ये महादेव ऐप पर जरूर ये नाटक नौटंकी कर रहा है, लेकिन भगवान महादेव जो है कांग्रेस के साथ हैं और भूपेश बघेल के साथ हैं। इसलिए यहाँ कुछ नहीं होना है अब्दुल भाई। भाजपा ठीक है, धनंजय जी से जवाब ले लेता हूं। बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं और बौखलाहट के कारण एक ठीक है, जवाब ले लेता हूं। धनंजय जी, ये आरोप पहले भी लगाते रहे कांग्रेस के, न सिर्फ कांग्रेस बल्कि पूरा विपक्ष ये आरोप लगाता रहा है कि केंद्र सरकार एजेंसीज का सहारा लेकर अपने जो प्रतिद्वंदी हैं उनके साथ स्कोर सेटल कर रही है। और ये दावा जो ईडी की तरफ से हुआ है, आमतौर से जो जांच एजेंसियां हैं वो दावे नहीं करती हैं, वो जांच जरूर करती हैं, लेकिन इस तरह का दावा कि 508 करोड़ रुपए ले लिए, वीडियो जारी हो गए, कहां से ये बातें आ रही हैं? अबुल जी, सभी को नमस्कार, सभी पैनलिस्टों को नमस्कार। जब देने वाला कह रहा है कि मुझे बुलाया गया, मुझसे कहा गया कि हर महीने इतना देना है, मैंने इतने दिए हैं, तो फिर ये जब सवाल का उठता है कहां से आ रहा है? जिसने दिया वही कह रहा है। तो वो तो 10 लाख की बात कर रहा है कि 10 लाख दिए, 10 लाख की बात आ रही है कि 10 लाख रुपए महीना मुझे चाहिए। 508 करोड़ रुपए की तो बहुत बड़ी रकम होती है सर। तो क्या अबुल जी 10 लाख रुपया देना जायज है क्या? उसी ने तो कहा, उसकी अगर पूरे वीडियो आप सुनेंगे तो उसने कहा कि 10 लाख पर सेटल। नहीं, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि 508 करोड़ रुपए की जो बात आ रही है, 508 करोड़ रुपए किन हालात में दिए गए, कैसे दिए गए, किस मोड में दिए गए? क्योंकि 508 करोड़ रुपए कहां कोई बरामदगी हुई, कितने बरामद हुए उनमें से, मैं ये जानना चाह रहा हूं। नहीं, मैं भी आपको यही बताना चाह रहा हूं कि देने वाला 10 लाख रुपया बता रहा है कि 10 लाख पे सेटल हुआ। फिर कहा आप ही के अभी प्रोमो में चल रहा था, अभी आप ही देख रहे थे और मैं भी देख रहा था। आप ही क्या सुन रहा था? मैं मुझे दिखा, मतलब देख नहीं पा रहा हूं, मैं सुन रहा था। उसने कहा कि 10 लाख रुपए में सेटल हुए। फिर उसने कहा कि मुझे बुलाया गया, कहा गया कि दुबई जाके सेटल हो जाओ, मैंने कुल जमा 508 करोड़ रुपए दिए। तो ये कहने वाला कह रहा है, जिसने दिया है वही कह रहा है। अब जब जांच होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जैसे दिल्ली में जांच हो रही है, दारू का दारू और पानी का पानी अलग हो रहा है, उसी तरह से जांच होगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। भाई कभी कांग्रेस तो पर गोलियां चला, बघेल साहब तो कह रहे हैं ना, बघेल साहब तो कह रहे हैं कि हम तो लगातार पिछले 6 महीने से कह रहे हैं कि इसको बंद करना चाहिए, जो बैटिंग ऐप है ये इसको बंद करना चाहिए। क्यों आखिर देर से आंख खुली सरकार की? इतने सालों से नहीं, इतने सालों से उसको क्यों चलवा रहे थे अपने स्टेट में? और लगातार चलवा रहे थे, लगातार उनका चल रहा था, और चलाने वाला ही कह रहा है कि उन्हीं के आशीर्वाद से चल रहा था। तो इसका मतलब वो मान रहे हैं कि इसमें हेराफेरी हो रही थी। ये तो बात को और पुख्ता करता है ना कि ये उनके मिली भगत से ये चीजें हो रही थी, क्योंकि 6 महीने से चल नहीं रहा था, एक लंबे समय से वहां चल रहा था। और आप देख रहे हैं वहां जो कार्रवाइयां हो रही हैं, लगातार शराब के घोटाले हैं, कोयला का घोटाला है, गोबर का घोटाला है, खनन का घोटाला है, भ्रष्टाचार की शहर सीमा पार हो चुकी है। गौ भक्तों पर कभी गोलियां चलाने वाली कांग्रेस आज गोबर में घोटाला कर रही है, खनन का घोटाला कर रही है। तमाम तरह के घोटालों के घटाटोप अंधेरे में जो छत्तीसगढ़ के जिस तरह से हाल कर रखा है, छत्तीसगढ़ के 72 घोटाले हैं, और उसकी जांच अगर एजेंसियां कर रही हैं तो कह रहे हैं कि जांच क्यों कर रहे हैं। ठीक है, मैं अजय जी से जवाब लूं उससे पहले मैं धनेंद्र जी के पास जाऊंगा। मैं अजय जी आपके पास आऊंगा, आप जवाब दे देना। धनेंद्र जी को शामिल करते हैं क्योंकि पहले मैं शामिल कर लूं इस डिबेट में। धनेंद्र जी, अब आरोप बीजेपी की तरफ से हैं, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में बेईमानी कर रही है, भ्रष्टाचार कर रही है। आप मानते हैं या नहीं? देखिए अब्दुल जी, हो कह रहा है कि मोदी जी के राज में देश में 2 कानून चल रहे हैं। एक कानून है जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों पे लागू होता है, एक कानून है जो विपक्षी दलों पे लागू होता है।
भारतीय जनता पार्टी वालों को खुल्लम खुल्ला मोदी जी ने भ्रष्टाचार करने की, लूट मचाने की छूट दी है और देश के सभी भ्रष्टाचारियों को कहा है कि जिसको अगर भ्रष्टाचार करना है और लीगल रूप से करना है तो वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए। इसके एक नहीं अनेकों उदाहरण है। आप जिस चर्चा की बात कर रहे हो, मैं भी सुबह से एक वीडियो सुन रहा हूँ। नरेंद्र सिंह तोमर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और सेंटर में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री थे। उनके लड़के की एक वीडियो और ऑडियो कॉल सुबह से सुन रहा हूं कि जिसमें व्यापारी से, एक ठेकेदार से 18 करोड़ रुपए एक बार लिए गए, 21 करोड़ रुपए एक बार लिए गए और 100 करोड़ रुपए एक बार और लेने की बात चली थी। ये मैं सुबह से वीडियो सुन रहा हूं। लेकिन नरेंद्र तोमर को और उसके लड़के वीरेंद्र तोमर के घर पे ईडी नहीं जाएगी। मुकेश गौतम अडानी के घर पे ईडी नहीं जाएगी। गौतम अडानी का खुल्लम खुल्ला करप्शन देश के सामने है कि गौतम अडानी ने हवाला कारोबारियों के तहत शेल कंपनीज बनाई। उन शेल कंपनियों को शेल हेवन कंपनीज में रजिस्टर्ड कराएगा। एक पते पे 40 कंपनी बनाएगी। उन 40 कंपनियों ने गौतम अडानी की कंपनी में पैसा लगाया। गौतम अडानी के शेयरों को यहाँ पे ओवर वैल्यू करके खरीदा गया और फिर इंडियन इन्वेस्टर्स का पैसा लगाया गया। ये साफ साफ फेमा का मामला बनता है। साफ साफ ईडी को तो अब तक अरेस्ट कर लेना चाहिए था। गौतम अडानी को, ईडी को नरेंद्र तोमर के लड़के को वीरेंद्र तोमर को अरेस्ट कर लेना चाहिए था। नरेंद्र तोमर को अरेस्ट कर लेना चाहिए था, लेकिन ईडी उनको अरेस्ट नहीं करेगी। ठीक है, ईडी अजीत पवार को अरेस्ट नहीं करेगी। ठीक है, हम इतना दूर नहीं जाते, हम अभी इतना दूर नहीं जाते। अभी हम इसी मुद्दे पर रहते हैं। अनूप सांडा जी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अनूप जी, आप क्या मानते हैं, क्या ये पूरी तरह से पॉलिटिकल मामला है, चुनावी हथकंडा है? ये पहली बात मैं कह दूं, मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं समाजवादी पार्टी जी, समाजवादी पार्टी का ही कहा मैंने। जी जी, मैं लेकिन एक सामान्य राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर ये बात तो दिमाग में आती है कि ईडी जो देश की सबसे कार्यकुशल एजेंसियों के सूची में शायद नंबर 1-2 पे आती होगी, वहां ऐसी लापरवाही कैसे हो रही है कि जो पूछताछ ईडी कर रही है, जो बयान ईडी ले रही है, उसके वीडियोज लीक हो रहे हैं, उसकी सूचनाएं कैसे लीक हो रही है? ये एक बड़ा सवाल है जो ईडी की कार्यकुशलता पर और ईडी की नीयत पे भी प्रश्न चिन्ह लगाता है। ये कैसे सूचना लीक होगी? क्या ईडी का काम है? आपने भी अपने शुरुआती उसमें कहा कि ईडी के पास से कैसे इस तरीके से सूचनाएं लीक हो रही हैं, और ठीक चुनाव के पहले, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, दाल में काला है। दूसरा सवाल ये आता है कि अभी जैसा हमारे आम आदमी पार्टी के मित्र ने बताया कि एक पूर्व केंद्रीय मंत्री के पुत्र का वीडियो जारी हो रहा है जिसमें बड़े दबंगई से और बड़ी धमक से बता रहे हैं कि किससे 100 करोड़ आना है और किससे क्या आना है, तमाम चीजें और तथ्य बता रहे हैं। उसके ऊपर पूछताछ कब होगी? तो मेरा तो ये मानना है कि जो समाजवादी पार्टी लगातार कह रही है कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये सब केंद्रीय सरकार की तरफ से विपक्ष की आवाज को दबाने के औजार बन गए जी, और उसी के तहत उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। अन्यथा मैं नहीं मानता हूं कि देश की ईडी इतनी अकुशल है कि उसके पास से ऐसी सूचनाएं लीक हो जाएं। फिर देश के माननीय प्रधानमंत्री जिस व्यक्ति के ऊपर 70,000 करोड़ के घोटाले का खुद स्वयं एक सार्वजनिक रैली में बोल चुके हों, उसके पास ईडी अब तक पूछताछ करने क्यों नहीं गई? कब जाएगी? क्या जब वो कांग्रेस भाजपा के गठबंधन से बाहर जाएंगे तब के लिए इंतजार हो रहा है उनका? तो ये बात तो निश्चित तौर पे है कि विपक्ष के प्रति ईडी का रवैया ठीक है। ये सवाल मैं पूछूंगा धनंजय जी से, लेकिन पहले प्रोफेसर अजय उपाध्याय जी के पास जाते हैं। काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। अजय जी, बार बार जब भी ये सवाल उठता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि चुनाव के मद्देनजर इस तरह की कार्रवाई केंद्र सरकार के इशारे पर ये एजेंसियां कर रही हैं, तो सरकार की तरफ से जो पार्टी है बीजेपी, उसकी तरफ से उनके जो प्रवक्ता हैं वो कहते हैं तो क्या चोरी को जायज करार दे दें, भ्रष्टाचार को जायज करार दे दें अगर चुनाव है तो? एकदम अच्छी बात कहा। और सच में भ्रष्टाचार को किसी भी लेवल पर किसी को भी न जायज ठहराना चाहिए, न उसका संरक्षण देना चाहिए, न उसमें भेदभाव करना चाहिए, न उसमें किसी भी तरह का राजनीतिक लाभ लेना चाहिए। भ्रष्टाचार का मुद्दा भ्रष्टाचार का मुद्दा है, और यही बात हम भी कह रहे हैं। जब भी छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री जी या भाजपा के बड़े नेता आते हैं, हम लोग पूछते हैं कि भाई रमन सिंह जी ने जो पनामा पेपर घोटाला का उनका नाम, उनके बेटे का नाम आया, उसमें रतन जूत घोटाले का आया, नान घोटाले का आया, चिटफंड घोटाले का आया, छत्तीसगढ़ में 36 घोटाले और लगभग 2 लाख करोड़ के घोटाले हुए, उसमें किसी एक पर भी ईडी सीबीआई आज तक क्यों नहीं कार्रवाई की? केंद्रीय स्तर की एजेंसी है, इसका काम है करना।
यदि की होती तो हमको लगता कि नहीं, ईडी और सीबीआई का काम ईमानदारी से जो भ्रष्टाचारी हैं उनके प्रति कहीं ना कहीं बिना भेदभाव के उन पर जो है कार्रवाई करना है। अब दूसरी बात आती है कांग्रेस के पक्ष में और कांग्रेस के बारे में या विपक्षी पार्टियों के बारे में। सबने देखा है कि लगातार जब राजनीतिक दौड़ आता है चुनाव का, उसी वक्त ईडी सीबीआई जो है इनका इतना एक्टिव हो जाता है और लगातार जो है विपक्षियों के घरों में छापे मारना, विपक्षियों के यहाँ उनके छवि को धूमिल करना, विपक्षी नेताओं का कहीं ना कहीं जो है उनको डिमोरलाइज करने का प्रयास करना, ये क्या दर्शाता है? ठीक है, कि ठीक है, ये ईडी सवाल सीबीआई जो धनंजय जी से ले है लेते हैं। बीजेपी का एक डिपार्टमेंट हो गया है। और एक 10 सेकंड से ऐप की, जिस महादेव ऐप की बात हो रही है, केंद्र सरकार को ये ऐप बंद करने का राइट है। वो दुबई से संचालित हो रहा है। हमारे मुख्यमंत्री और हमारे नेताओं ने लगातार इस पर कहा कि केंद्र सरकार अभी तक इस ऐप को बंद क्यों नहीं की। लगभग 6 महीने पहले हम लोगों ने इस पर कार्रवाई की, 400 से ज्यादा लोगों को हमने अरेस्ट किया। केंद्र सरकार कितने लोगों को अरेस्ट किया आज तक? और अभी जो ये वीडियो आया है, ये वीडियो को, चूंकि आप लोग तो मीडिया के साथी हैं, आप देखिएगा कि उसमें कितने कट एंड पेस्ट है ये और जिस तरह से वो बात कर रहा है, लगता है ईडी खुद उसको पैसे देकर के बात करवा रही है कि भैया कांग्रेस के विरुद्ध में कुछ बोलो, मुख्यमंत्री के विरुद्ध में कुछ बोलो। ऐसे कार्रवाई होती है, मजाक बना दिया है सीबीआई का। पूरा छत्तीसगढ़ के लोग समझने लगे हैं और चुनाव में धनंजय जी जो वीडियो आया उस पर हंस रहे हैं, अजय जी हंस रहे हैं कि कोई भी बता देगा कि किस तरह से ये वीडियो बनवाया गया है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने बहुत सारे सवाल उठाए और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने भी ये सवाल उठाए हैं कि खास तौर से विपक्ष को निशाना बनाया जा रहा है और जो अपने हैं, जिनके खुलासे हुए, बड़े बड़े खुलासे हुए। अब मैं अगर वो फहरिस्त गिनाऊं तो काफी लंबी फहरिस्त है। शारदा घोटाला या हेमंत बिस्व शर्मा, वो तो मुख्यमंत्री बन गए आपकी पार्टी में आने के बाद, और बहुत सारे घोटाले जिनका जिक्र अजय जी कर रहे थे। अबुल जी, विपक्ष के 3 लोग पर्याप्त है के लिए आप अपनी ही भूमिका में रहें तो बेहतर होगा। मुझे अजय जी के जवाब दे लेने दीजिए। बताइए जी। वो फंस गए इसलिए हंस रहे हैं। और हंस क्यों रहे हैं? क्योंकि इस देश के कानून और संविधान पे भरोसा करने की जरूरत है। क्योंकि इसी ईडी के केस में परम आदरणीय राहुल गांधी और अति आदरणीय सोनिया गांधी दोनों बेल पर चल रहे हैं। इस देश के न्याय व्यवस्था पर भरोसा करने की जरूरत है और उसी से दोनों बेल पर चल रहे हैं। और नेशनल हेराल्ड के केस में बेल पर चल रहे हैं, जिसके केस में ना भारतीय जनता पार्टी ने केस किया है, ना हम लोग उसमें पार्टी है। केस किसने किया है? जब देश की आजादी हुई, आजादी के समय जो प्रेस के संस्थापक सदस्य थे उन लोगों ने उस पर केस किया हुआ है और उस केस में आदरणीय राहुल गांधी और परम आदरणीय सोनिया गांधी बेल पर चल रहे हैं। 5,000 करोड़ की संपत्ति को 50 लाख रुपए में लेने में हम उस पर कोई कमेंट नहीं कर रहे। भाई ईडी की जांच चल रही है, वो बेल पर है, सब अपना काम हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं आपके पाप तो छुपाने से नहीं छुप रहे हैं, उनको तो बेल भी नहीं मिल रहा और इसी देश के न्याय व्यवस्था उनको जमानत नहीं दे रही। कोर्ट का टिप्पणी है कि इट सीम्स इट पीएमएलए केस ऑफ Satendra Jain. It first instance it looks as a have done PMLA case. इस मनीष सिसोदिया के केस में सीधे सीधे कह रही है कि आम आदमी पार्टी का प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक उसमें इन्वॉल्वमेंट है, ये कोर्ट के जजमेंट में आ रहा है। तो जब न्यायालय से ये सब बातें कही जा रही है और दूसरा कोई व्यक्ति अगर कह रहा है कि मैंने उनको 508 करोड़ रुपए दिए, जांच हो जाने दीजिए, जांच से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमारी पार्टी में अगर कोई आए तो क्या उसके खिलाफ कोई जांच रुक गई है? क्या उसके खिलाफ कोई जांच बंद कर दी गई? जो रुपया पकड़ा गया धनंजय जी बेंगलुरु में बीजेपी विधायक के बेटे के पास से करोड़ रुपया पकड़ा गया, उस पर क्या कार्रवाई हुई? चलिए ये बता दीजिए। किस पर? बेंगलुरु में बीजेपी विधायक उनके बेटे के पास से पकड़ा गया था, अभी 2023 की बात है। जब ये कार्रवाई हुई थी तो स्टेट में भी हमारी सरकार थी और केंद्र में भी हमारी सरकार थी और उस पर उसको हमारी ही सरकार ने पकड़ा और उस पर कानून के तहत कार्रवाई चल रही है, केस चल रहा है, उसका निर्णय होगा और कानून अपना काम करेगा। अभी कांग्रेस की सरकार है हमारे स्टेट में, हमने कभी किसी को रोका है, कोई इंटरफेरेंस किया होता बता दीजिए। हम कानून के काम में कभी व्यवधान नहीं करते। दूसरा, कांग्रेस के समय में इसी कोर्ट ने कहा था कि इट सीम्स कोर्ट का तोते का पिंजड़ा है, सीबीआई लुक्स लाइक ए केज पैरट। हमारे समय में तो ऐसा कुछ नहीं कहा, हमारे समय में तो बाज की तरह अपना काम कर रहा है। जो लोग भी इस तरह के काम कर रहे हैं, जो लोग इस तरह के धंधे में शामिल हैं, जो एंटी नेशनल एक्टिविटी कर रहे हैं, जो इस तरह से घोटाला कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनके खिलाफ जांच किया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो कार्रवाई करे तो दिक्कत, ना करे तो दिक्कत, ये कमाल की बात है। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? अजय जी को जवाब देने दीजिए, फिर मैं धनेंद्र जी के पास और अनूप जी के पास जाऊंगा। देखिए धनंजय भाई बोलते बहुत अच्छा है, लेकिन क्या करें बेचारे, डिपेंड करना मुश्किल हो गया है अभी।
ईडी सीबीआई को ही डिफेंड अप कर रहे हैं, सरकार को नहीं। और सच्चाई ये भी जानते हैं कि क्या हाल हुआ जब आपने कर्नाटका के बारे में पूछा, येदियुरप्पा जी के संपत्ति के बारे में पूछा, रमन सिंह के संपत्ति के बारे में पूछा, और शुभेंदु अधिकारी से लेकर के और हेमंत शर्मा बिस्वा के बारे में कितनी कार्रवाई और कहां कार्रवाई हो रही है पूरा देश देख रहा है। 55 घंटे, 1-2 घंटे नहीं, 55 घंटे की पूछताछ राहुल गांधी जी से की गई। याद होगा आपको, श्रीमती सोनिया गांधी जी की तबीयत खराब है, उसके बाद भी वो न्याय और कानून का पालन करने के लिए उनको बुलाया गया और वो गई, और क्या हाल हुआ और अभी तक क्या उस पर कार्रवाई हुई जरा बता देते, यहाँ ओपन हो जाता। फिर चुनाव आएगा 24 में, तो चुनाव से पूर्व जो है नाटक नौटंकी किया जाएगा, ये पूरा देश देख रहा है। जहां तक एक्यूज होने की बात है और किसी के छवि को बिगाड़ने के लिए उसको जबरदस्ती उसका नाम आरोपित कर देने का बात है, पूरा देश देख रहा है। कोर्ट में आपका क्या है भाई, एक्यूजिशन का क्या, एक्यूज का और फाइनल जो रिजल्ट है क्या है। 6000 केसेस दर्ज की ईडी ने आपके समय में, और मात्र 0.424 लोगों पर अंतिम कार्रवाई की है। कोर्ट बरी करता है, इसका मतलब लगभग 6000 में धनंजय जी मना कर रहे हैं, धनंजय जी उंगली से इशारा कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है। नहीं, पूरा देश क्या है, नहीं, पूरा सच्चाई देश क्या देख रहा है। ये तो अब ये तो डाटा है भारत सरकार का। पार्लियामेंट में सरकार ने जवाब दिया है कि 97% कन्विक्शन रेट है, 24 लोगों पर 97%। पार्लियामेंट के फ्लोर ऑफ द हाउस में सरकार ने जवाब दिया। झूठ कोर्ट में, सरकार ने पार्लियामेंट में जवाब दिया, उसमें झूठ और सच की बात कहां रह जाती है। 49, सुनिए ना दिग्विजय, ये गलत, हम लोग गलत तथ्यों पर नहीं बोलते हैं ना, झूठ मोदी जी की तरह बोलने की आदत है हमें। ये जानते हैं कि आप झूठ नहीं बोलते, मैं भी झूठ नहीं बोलता। अरे भाई, मैं भी जानता हूं कि आप गलत नहीं बोलते, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं आपको बता रहा हूं पार्लियामेंट फ्लोर ऑफ द हाउस में सरकार ने कहा है। अरे भाई, कोर्ट का जाकर के रिपोर्ट देख लीजिए, कोर्ट का ये डेटा है। 5900 जो आपने केस दर्ज किए हैं, 0.4 केवल 24 लोगों पर फाइनल अंतिम रिपोर्ट आपने वो की, और 24 लोगों पर ही एक्यूज हुए हैं। ये आपके समय का डाटा है। 3 साल के अंदर कोर्ट में सरकार ने, कोर्ट में फ्लोर ऑफ द हाउस का 97% कन्विक्शन हमने रेट है। 6000 लोगों पर कभी कार्रवाई नहीं की। पूरे देश के जितने भाजपा के विरोधी लोग हैं धनंजय भाई, उन्हीं पर कार्रवाई करके अपने 6000 देश के नेताओं पर कार्रवाई कर दी। 118 नेता वरिष्ठ नेता हैं जिन पर आपने कार्रवाई की है, पूरा देश देख रहा है। अब भाजपा के कितने नेता पर कार्रवाई, जिन पे कार्रवाई हो रही थी वो कार्रवाई भी बंद कर दी आपने। कितनी बार ईडी गई है हेमंत शर्मा बिस्वा से पूछताछ करने, जब से वो मुख्यमंत्री भाजपा में आकर बना, तो शुभेंदु अधिकारी पर कितनी बार पूछताछ करने गई। अजीत पवार छाती पीट के कहते थे ना, ये सवाल तो वाजिब है धनंजय जी, और ये सवाल सभी पूरा विपक्ष पूछ रहा है। आम आदमी पार्टी भी यही सवाल पूछ रही है कि उनके कार्यकर्ताओं के, उनके नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होती है, लेकिन जो लोग पार्टी में चले जाते हैं, बदल देते हैं, दल बदल कर लेते हैं, बीजेपी में चले जाते हैं, अब तो नाम पड़ गया वॉशिंग मशीन। नहीं अबुल जी, जैसे हेमंत, एक एग्जांपल ले लीजिए हेमंत बिस्वा शर्मा का। हेमंत बिस्वा शर्मा पे केस होता है जब वो कांग्रेस में होते हैं, कांग्रेस में ही होते हैं, तब उनको सीबीआई जो चार्जशीट फाइल करती है, उसमें उस चार्जशीट फाइल करती है, उनको गवाह बनाती है, और वो चार्जशीट लेकर के खुद कांग्रेस में सबमिट करते हैं। इसके बाद कांग्रेस में उनको पद दिया जाता है, और ये खुद को हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस को में रहते हुए उनको गवाह बनाकर चार्जशीट फाइल करती है। ये कांग्रेस में रहते हुए किया गया, उसके बाद वो भाजपा में आते हैं। नहीं, ये ऑन रिकॉर्ड है, हेमंत बिस्वा शर्मा ने खुद एफिडेविट करके बताया। ये तो अच्छा, ये तो आप मान रहे हैं, लेकिन आप कार्रवाई के लिए आपने क्या किया कार्रवाई, आपने क्या कार्रवाई किया? हमने तो कार्रवाई जो व्यक्ति आपने पार्टी में रहते हुए, आपने आपके पार्टी में रहते हुए जो आदमी विटनेस बन गया था, जिसने एफिडेविट करके मैं माननीय सोनिया गांधी को भी दिया है, वो भ्रष्टाचारी है, ये हमने कहा ना। आपने क्या कार्रवाई की? आपके यहाँ गया तो वो सदाचारी हो गया। हमने तो कम से कम कार्रवाई करने की बात की, आपने तो कार्रवाई तक नहीं की। भाई उसको मुख्यमंत्री बना दिया। भाई वो व्यक्ति वहां सीबीआई का विटनेस हो चुका था, न कि एक्यूज था। ये आपके समय में ही हो चुका है। धनेंद्र जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। धनेंद्र जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, पहले उनको आऊंगा अजय जी। का क्या कंसेप्ट है? कर दीजिए ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों, आप उसके डाटा पर बात करिए, फैक्चुअल डाटा पर बात करिए। ठीक है धनंजय जी, शांत रहिए। धनंजय जी, शुभेंदु अधिकारी तथ्य नहीं है, येदियुरप्पा तथ्य नहीं है, अजीत पवार तथ्य नहीं है। कौन सा तथ्य की बात आप कर रहे हैं भाई साहब? ठीक है, आम आदमी पार्टी के भी यही आरोप है, वो दिल्ली में ये आरोप लगा रहे हैं, और आज तो पंजाब भी पहुंची थी ईडी की टीम। वहां पर एक मुझे जानकारी मिली है कि एमएलए को कहीं पर हिरासत में लिया है आम आदमी पार्टी के ईडी की टीम ने। जी धनेंद्र जी।
देखिए अब्बुर जी, हो कह रहा है कि आज ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, एनआईए, ये तमाम केंद्रीय जांच एजेंसी भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता बन चुकी है। जहां भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि उनके कार्यकर्ता चुनाव नहीं जीत पाते, जहां उनके नेता चुनाव नहीं जीत पाते, वहां ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, एनआईए सब लगा दी जाती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की अब हिम्मत नहीं है कि कोई इश्यूज था ही नहीं। 10 साल से देश को लूटने के अलावा भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं करा। 10 साल का अगर मोदी जी से पूछा जाए कि 10 साल में इस देश में क्या करा, तो महंगाई आज आसमान छू रही है, आज बेरोजगारी अपने चरम पर है, आज भ्रष्टाचार के ये हो गया कि मोदी जी कह रहे भ्रष्टाचार करना, लीगल लाइसेंस चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओ। जैसे आपने कहा कि मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी के हेड ऑफिस में वॉशिंग मशीन लगाई है कि इधर से बलात्कारी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी डालो, उधर से वो सदाचारी बन के निकलता है। ईडी और सीबीआई को लगातार मिसयूज मोदी जी कर रहे हैं। ये गलत है, ये गलत परंपरा मोदी जी इस देश में डाल रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे 2014 से अब तक जो ईडी ने मुकदमे दर्ज करे हैं, 123 मुकदमे 118 विपक्ष के नेताओं के खिलाफ हुए। क्या भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद शुभेंदु अधिकारी के सारे पाप धुल गए? क्या हेमंत बिस्वा शर्मा के सारे पाप धुल गए? क्या अजीत पवार के सारे पाप धुल गए? क्या संजय पाटिल के सारे पाप धुल गए? क्या रेड्डी बंधु पे कोई कार्रवाई नहीं होगी? क्या येदियुरप्पा पे कोई कार्रवाई नहीं होगी? क्या भावना गवली पे कोई कार्रवाई नहीं होगी? इस तरीके का भारतीय जनता पार्टी ने आतंक का माहौल कराया है और भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी के लोग मोदी जी, अडानी जी के साथ खुल के खड़े हैं। हम कहते हैं अडानी ने भ्रष्टाचार कर, अडानी के खिलाफ जेपीसी बनाओ, अडानी को जेल भेजो, अडानी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई। अनूप जी का एक रिएक्शन ले लेता हूं, अनूप जी का एक रिएक्शन ले लेता हूं, क्योंकि उनके नेता भी रडार पर रहे हैं, उनसे भी पूछताछ हो चुकी है। लेकिन आपको सवाल नहीं सूझ रहा है कि भाई आपके मंत्री भी जेल में है, इनके जेल मंत्री जेल में है, शराब मंत्री, शिक्षा मंत्री जेल में है, इनका पार्षद जो है वो देशद्रोह के केस में है, और इनसे आप क्वेश्चन, विधायक इनका जो है वो राशन कार्ड बनवाता है, इनसे आप कोई सवाल जेल जाने का मतलब क्या है? इनकी रनिंग क्या अपराधी घोषित हो गए? क्या भ्रष्टाचारी घोषित हो गए? वो बिल्कुल कोर्ट ने कहा है। क्या कहा कोर्ट ने? क्या कहा कोर्ट ने? कोर्ट पे जमानत भी जिसको नहीं दे रही है, कोर्ट ने आपके पाप छुपाने से नहीं, जमानत ना देना इस बात, जमानत ना देना इस बात की दलील कब से हो गई कि वो अपराधी 6 बार अगर रिजेक्ट कर चुकी है? अब्बुर जी, अगर कोर्ट न्यायालय आपको 6 बार जमानत रिजेक्ट कर चुका है, और आप तो भाई सुचिता की राजनीति कर रहे हैं, आप तो चाल चरित्र चेहरा की पार्टी थे, आप तो कहते थे किसी पर आरोप लगे तो पहले इस्तीफा दे, बाद में जांच होगी, और जांच से पवित्र होकर आएगा तो करेगा। आप दिल्ली की पराली का कोयला बना दे रहे थे, सोना बना दे रहे थे, और आज दिल्ली दम घोटू जी रही है। आपने जमुना के सफाई को भी झूठ बोला, न नन्ना को छोड़ा, न अन्ना को छोड़ा, न जमुना के पानी को छोड़ा, न दिल्ली की जवानी को छोड़ा। शराब में एक से एक शराब पिलाया, एक पर एक फ्री पिलाया, केजरीवाल ने दिल्ली को जहर बनाया। चलिए ठीक है, जवाब सुन लीजिए। दुर्दशा कर रखी है। देखिए अब्बुर जी, मैं नहीं कह रहा, ये एडीआर की रिपोर्ट कह रही कि भारतीय जनता पार्टी के 302 में से 185 सांसदों पे गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, और खुद इनके प्रधानमंत्री, खुद इनके गृह मंत्री, जब गोधरा राइट्स हुआ था इनके खिलाफ भी केस रजिस्टर्ड हुआ था, इन लोगों को भी जेल में रहना पड़ा था। अमित शाह जेल में आया था, अमित शाह को ताड़ी पार कर दिया था। शहाबुद्दीन मर्डर केस जब व्यक्ति, जो भी व्यक्ति न्यायालय से, कानून से, संविधान से जो केसेस खत्म हो गए, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया, उस पर कमेंट करना बिल्कुल पानी का मामला बनता है आप पर। और मैं बिल्कुल जो व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट से केस समाप्त हो चुका हो, उसकी चर्चा नहीं की जा सकती है। जो केस सुप्रीम कोर्ट से जो खत्म हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट है जिसमें सबको बरी किया है, सर्वोच्च न्यायालय ने जहां से बरी किया है, उस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं सुन सकता हूं मैं, और बिल्कुल किसी को भी अधिकार नहीं है देश के सर्वोच्च संस्था पर, सर्वोच्च न्यायालय पर सवाल उठाने का किसी को भी राइट नहीं है। इस देश के सर्वोच्च न्यायालय पर कांग्रेस के कुकर्मों से, भ्रष्टाचार से निकल करके अगर न्यायालय ने इस देश को संविधान पीठ ने, इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने अगर जिन केसेस में सबको बरी किया है, जिस केसेस ने सबको बंद किया है, आज भी गोधरा राइट नरेंद्र मोदी के चेहरे पे दाग है, समाप्त किया है, इस देश को, आपने अपने 185 सांसदों को निकाला भारतीय जनता पार्टी से, जिन लोगों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज है। ब्रिजभूषण शरण सिंह पे कोई कार्रवाई करी? ये बताइए ना, ब्रिजभूषण सिंह पे कार्रवाई करी? महिला पहलवान बैठी 3 महीने तक,
उस बलात्कारी बृजभूषण सिंह को आज भी आपने अपनी पार्टी का सदस्य बनाया। आज भी भारतीय जनता पार्टी में किस तरीके की नैतिकता की और शुचिता की बातें कर रहे हो। सारे भारतीय जनता पार्टी में सारे बलात्कारी, सारे अपराधी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, सारे सांसद हैं। किस तरीके के शिष्टाचार की बात करो। राजनीति को खराब कर दिया आपने, देश की राजनीति को आपराधिक लोगों से आपको तो सबने पहचान लिया है, आपको सबने जान लिया है, आपको सबने पहचान लिया है। 185 भ्रष्टाचार सांसद कार्रवाई की करी। जननी आप हैं, ये सबने आपको जान लिया। आपका राशन कार्ड बनाता हुआ विधायक, करता हुआ पार्षद, घोटाला करता हुआ 2-2 3-3 मंत्री, और अब आया है मुख्यमंत्री पर, आया पहाड़ के नीचे। तो आपके पाप छुपाने से नहीं छुपेंगे, और दिल्ली नहीं, देश की जनता ने आपके पाप को पहचान लिया है, जान लिया, अच्छे से समझ लिया कि आप ही आपको पाप किया है। इस देश की जनता ये कह रही है कि आपके पाप, बाप रे बाप। ठीक है धनंजय जी शांत रहिए। अनूप जी आप बताइए, क्योंकि बहस हम अलग तरीके की जा रही है। अनूप जी ये बताइएगा कि जिस तरह की ये कार्रवाई हुई है, ईडी ने जो कुछ खुलासे किए हैं, एक वीडियो भी सामने आया है, वो व्यक्ति कह रहा है कि मैं 10 लाख रुपए महीना बतौर प्रोटेक्शन मनी देता था, बघेल साहब के कहने पे मुझे दुबई भेजा गया, तरह तरह के आरोप उसने लगाए हैं। क्या आपको लगता है कि इनसे चुनावी कोई फायदा होगा भारतीय जनता पार्टी को? आप भी चुनाव में हैं, हालांकि आपका कोई गठबंधन विधानसभा में नहीं है कांग्रेस पार्टी के साथ। मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा निष्पक्ष होकर इस बात पर जवाब दें। देखिए अबुल भाई, आप जानते हैं कि मैं बहुत धैर्य के साथ बातें सुनता हूँ। इतनी देर से हो रहा था, आपने मुझे बुलाया भी, लेकिन उसके बाद भी भाजपा के मित्र और आम आदमी पार्टी के मित्रों में बात होने लगी, मैं चुप रहा, शांत था। मैं पहले हमारे भाजपा के मित्र ने जो बातें कही उसमें 2-3 बातें मैं रखना चाहता हूँ, और तथ्यात्मक बातें हैं मेरे हिसाब से। उन्होंने कहा कि लोकसभा में सरकार ने जवाब में कहा कि 97% कन्विक्शन रेट है ईडी का। अभी उन्होंने ही कहा इस बात को, तो चलिए 97% की सूची देंगे या बताएंगे तो बड़ी लंबी सूची हो जाएगी। उन 3% की का नाम बता दें जो ईडी के से कन्विक्टेड नहीं हो पाए। ये सरासर भ्रमित करने वाले बयान देकर के हमारे भाजपा के मित्र, और मैं तो इनके आत्मविश्वास की प्रशंसा करता हूं कि कितने आत्मविश्वास से अपनी सरकार की बेईमानी को भी छुपाने का काम कर रहे हैं। और दूसरी बात, हमारे भाजपा के मित्र ने एक बात स्वीकार कर ली, कहा कि भाई जब कांग्रेस की सरकार में हेमंत बिस्वा शर्मा मंत्री थे तब कांग्रेस के समय में उनकी जांच हुई और उनके ऊपर तमाम चीजें आई। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप तो चाल चरित्र और चेहरा वाले लोग हैं, आप तो ईमानदारों के एक ऐसा संगठन है कि जिसमें प्रत्येक व्यक्ति ईमानदारी की प्रतियोगिता हो तो ओलंपिक में स्वर्ण पदक पा जाए। तो हेमंत बिस्वा शर्मा को आपने मुख्यमंत्री कैसे बना दिया? जो आदमी मंत्री रहते हुए भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया उसको आपने मुख्यमंत्री क्यों बना दिया? अच्छा, तीसरी चीज कि भाई आप मुझे बताइए कि आपने कहा कि साहब सारी चीजें, सब विपक्ष में सारे भ्रष्ट हैं, सब ये हैं और सारे ईमानदार भारतीय जनता पार्टी में आ गए। अभी सीएजी रिपोर्ट कुछ दिनों पहले आई थी जिसकी चर्चा हुई कि जिसमें बात आपने भी देखा होगा कितने किलोमीटर सड़क और कितने 100 करोड़ रुपए में बनी, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या उसकी कोई जांच कराई है क्या? अब मैं आपके सवाल के ऊपर आ जाता हूं। देश की जनता बहुत समझदार है और ये बात बिल्कुल मुझे लगता है निश्चित तौर पर समझती होगी कि चुनाव के 3 दिन पहले अगर कोई वीडियो जारी हो रहा है जो ईडी जैसी काबिल संस्था के सुरक्षित हाथों से जनता के बीच में प्रसारित हो रहा है, तो मुझे लगता है जनता इतनी तो समझदार है कि समझ जाएगी कि ये भ्रष्टाचार के आरोप कैसे हैं और किन परिस्थितियों में आए हैं ऐन चुनाव के पहले, मतदान के पहले। तो मेरा तो ये मानना है कि जो बात मैंने पहले चक्र में कही थी कि भारतीय जनता पार्टी उस चोरों के गिरोह के तरीके से हो गई है कि जिसके सदस्य जब कहीं पकड़े जाने की होती है तो खुद भी चोर चोर करके सबसे आगे दौड़ना शुरू कर देते हैं चोरों को पकड़ने की सूची में। अन्यथा ये इस बात का जरूर जवाब देते कि हेमंत बिस्वा शर्मा जी को इन्होंने मुख्यमंत्री क्यों बना दिया, 70,000 करोड़ के घोटाले वाले अजीत पवार जी के खिलाफ कार्रवाई कब करेंगे, और वो 3% वाली सूची बता दे जो कन्विक्टेड नहीं हो पाए। धनंजय जी टाइमिंग को लेकर सवाल उठाएं, धनंजय जी के टाइमिंग को लेकर सवाल उठाएं, जो आरोप लगे हैं ईडी की तरफ से और जो वो वीडियो आया, और हम मैं बता दूं आपको अपने सब आप लोगों के लिए बता दूं कि हम जो ये वीडियो चला रहे हैं
हम भी इसके नीचे लिख रहे हैं कि इंडिया न्यूज़ इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। ये कितना व्यक्ति सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, हाँ वीडियो है, वीडियो के तौर पर हम दिखा रहे हैं, लेकिन हम ये साथ साथ चला रहे हैं कि हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं। जी अब बोलिए आप। अबुल जी कहते हैं ना कि एक ने कही दूजे ने मानी, नानक ने कहा दोनों ज्ञान। हमारे परम ज्ञानी प्रवक्ता ने मेरी पूरी बात सुनी ही नहीं। मैंने कहा कि सीबीआई के केस उन पर कांग्रेस में रहते चले और 2013 में ही सीबीआई ने उनको विटनेस बना दिया, एक्यूज्ड नहीं, विटनेस बना करके सबमिट किया रिपोर्ट, जिसकी कॉपी उन्होंने कांग्रेस में भी जमा की। उन्होंने अपने एफिडेविट में भी लिखते हैं कि 2013 में ही वो एक्यूज्ड नहीं बल्कि विटनेस हो गए। तो उसके बाद हमारे लिए क्या बचा? 2014 उनकी जांच नहीं हो रही, जो गवाही उनकी चल रही है, उसमें जब कोर्ट से निर्णय आएगा तब देखा जाएगा। हमारा उसमें क्या लेना देना है? पहले बात तो पूरा सुन लीजिए, सुनने की जहमत तो उठाइए पूरी बात। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि इसकी जांच चल रही है, भाई जिसकी जांच चल रही है, जिस पे कोर्ट, इस देश में न्यायालय है, न्यायालय सर्वोपरि है। कांग्रेस के जब मैंने एग्जाम्पल आपको दिया कि जो है नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया जी और राहुल जी बेल पर चल रहे हैं, तो इस देश की न्यायालयिक संवैधानिक संस्थाओं ने जमानत दे रखी है। आम आदमी पार्टी के आपके पाप छुपाए नहीं छुप रहे, तो उनको जमानत नहीं मिल रही है। तो देश का कानून नहीं, वो कह रहे हैं कि जो आरोप लगे हैं वो चुनाव से ऐन पहले लगे हैं, और छत्तीसगढ़ की जनता भी जानती है कि ये चुनावी मामला है पूरा। जो आरोप लग रहे हैं उनका ये मतलब था कि टाइमिंग जो है वो गलत चुनी, बीजेपी यहां पर बहुत कुछ हासिल नहीं कर पाएगी चुनावी राजनीति में। देखिए बात चुनाव की नहीं है, चुनाव की चुनचुनाहट से भारतीय जनता पार्टी को कोई मतलब नहीं। हम अपना काम अहरनी सेवा में 24 घंटा 8 पर चलते रहते हैं। हम इसके चुनाव के पहले इंडी गठबंधन नहीं बनाते और चुनाव के समय अपने साथी को चिरकुट नहीं बताते हैं। ये हमारा संस्कार नहीं है। और बड़ी पार्टी उनके नाम के साथ अखिलेश का है, ये सब हमारे संस्कार का नहीं है। ये सब इंडी गठबंधन के लोग होंगे। अभी आजकल कल भी स्टेटमेंट आया है कि कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है, तो ये सब काम हमारा नहीं है। हम जो अपनी रॉ में बहते रहते हैं, अपने काम करते रहते हैं, जो काम करते हैं वही कर रहे हैं और जो कहते हैं उसी पर रहते हैं। हम आज नहीं कहते हैं कि हाथों में हाथ डाल के डुएट गाएंगे, यूपी में 2 लड़के हो जाएंगे और उसके बाद चिरकुट चिल्लाएंगे। ये हमारे संस्कार नहीं है। ये जिनके संस्कार हैं, ये जिनके लिए घोटाला करना, जिनके कांग्रेस का मतलब करप्शन, कंफ्यूजन, कम्युनलिज्म की जो बात करते हैं, उनके लिए है ये सब। हमारे लिए 4 चरित्र चेहरे की पार्टी है। हम चुनाव से कोई लेना देना नहीं। जब भी आप ठीक है, ठीक है, अजय जी इसका जवाब देंगे। साफ सुथरी पार्टी है, संस्कार की बात वो कर रहे हैं, संस्कार की बात आप नहीं की, आपके संस्कार नहीं। ठीक, मैं अजय जी को जवाब देने का मौका। ठीक कर रहे हैं। धनंजय जी की पार्टी के संस्कार तो पूरे भारत में और पूरे विश्व में अब दिखने लगे हैं। मोदी जी जो बात करते हैं, जितने जुमले पढ़ते हैं, मैं बीच में नहीं बोलता, मैं बीच में बोलना उचित नहीं समझ रहा हूँ। तो जिस तरह से मोदी जी लगातार छाती ठोक करके कहते हैं कि 70,000 करोड़ के जो भ्रष्टाचारी हैं उनको जल्दी अरेस्ट करूंगा और उसको उप मुख्यमंत्री बना देते हैं। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में आकर के रमन सिंह जी के क्षेत्र में आकर के कहते हैं कि भाई मैं एक को नहीं छोड़ूंगा, और रमन सिंह जो सबसे बड़े पवार की बात कर रहे हैं धनंजय जी, सरताज हैं, हाँ सरताज है रमन सिंह जी छत्तीसगढ़ में भी। छत्तीसगढ़ के सारे घोटालों के वो जननी है, उन पर कोई कार्रवाई आज तक ईडी सीबीआई की नहीं हुई। इस ऐप की बात करूंगा, महादेव ऐप की, इसमें हमने 450 लोगों को अरेस्ट किया, और जब नोएडा में पुलिस गई अरेस्ट करने तो नोएडा की पुलिस ने मना कर दिया, कहा कि नहीं हमारे यहाँ किसी भी भ्रष्टाचारी को हम अरेस्ट नहीं करेंगे। ऐप को बैन करने की बात में बार हम लोग बोल रहे हैं कि भाई भारत सरकार ऐप बैन कर सकती है। अजय जी मैं रोकूंगा आपको, मैं रोकूंगा आपको 1 मिनट। बड़ी खबर आ रही है छत्तीसगढ़ से ही, बड़ी खबर आ रही है छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले कांकेर में आईडी ब्लास्ट की खबर आ रही है। बीएसएफ का जवान भी इसमें घायल हुआ है इस ब्लास्ट में। छत्तीसगढ़ से ही चुनाव से ऐन पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आईडी ब्लास्ट की खबर आ रही है। बीएसएफ का एक जवान भी इस ब्लास्ट में घायल हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि पहले से ही अंदेशा जताया जा रहा था, तमाम एजेंसियां खासतौर से काफ़ी चौकस थीं इसको लेकर। पहले से ही तैयारियां भी वहां पर की गई थी चुनाव को लेकर, चुनाव में किसी तरह की कोई हिंसा ना हो चुनाव से पहले या चुनाव के बीच। लेकिन इस वक्त खबर आ रही है कि छत्तीसगढ़ में कांकेर में आईडी ब्लास्ट की खबर आ रही है। इस ब्लास्ट में बीएसएफ का एक जवान भी जख्मी हुआ है। ब्लास्ट में 2 मतदान कर्मचारी, मतदान अधिकारी भी जख्मी हुए हैं। 2 मतदान कर्मचारी भी घायल हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर। तो जाहिर सी बात है चुनाव के दौरान, चुनाव के बीच में
खलल पैदा करने की कोशिश नक्सलवादियों की तरफ से की गई है। जी, ये खबर क्योंकि छत्तीसगढ़ से ही थी तो इसलिए मैंने सोचा कि बीच में ही इसको ले लिया जाए, और ये खबर इंपॉर्टेंट है, चुनाव है वहां पर और पहले से ही अंदेशा जताया जा रहा था। धनंजय जी, आप कुछ बोल रहे थे। नहीं, मैं ये कह रहा था कि जब पहले भी वहां पर माइनिंग के समय में माइनिंग का घोटाला, कोयला का घोटाला, खनन का घोटाला, गोबर घोटाला, पहले जितने घोटाले वहां हुए और शराब घोटाला जो हुआ उसकी जांच पहले से ही चल रही है। वहां कई अधिकारी उस जांच के घेरे में हैं। मेरा कहना है कि जो एजेंसियां जांच करती हैं, जांच करके उसकी जांच की रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट होती है, न्यायालय उस पर अपना अंतिम निर्णय लेती है। न्यायालय के जो निर्णय होता है उसी से हम सब बंधे हुए हैं। और ठीक है, अगर आपकी बात मान ली जाए धनंजय जी, अगर आपकी बात मान ली जाए कि एजेंसियां काम करती हैं, एजेंसियां जांच करती हैं, तो क्या जो आरोप लगते हैं वो सिर्फ चुनावी होते हैं? प्रधानमंत्री ने अजीत पवार पर भी आरोप लगाए थे जब वो एनसीपी में थे, 70,000 करोड़ का घोटाले की बात की थी। तो क्या वो सिर्फ एक सियासत थी, चुनाव में बोलने वाली बात थी, रैली में बोलने वाली बात थी, था कुछ भी नहीं? अब उस पर दो बातें। एक तो जब वो वहां एनसीपी में थे तो ही कांग्रेस पार्टी और एनसीपी कहती थी कि घोटाला बिल्कुल नहीं किया है, इन्होंने घोटाला बिल्कुल नहीं किया है, ये चुनावी आरोप है। और जब हमारे यहाँ साथ अलायंस में आ गए थे यही कांग्रेस पार्टी और यही एनसीपी कर रही है कि नहीं इन्होंने तो घोटाला किया है, इन्होंने तो घोटाला किया है। वो आपकी पार्टी का वक्तव्य बता रहे हैं, वो आपकी पार्टी का टेक बता रहे हैं। नहीं, दो पक्ष है, दोनों पक्षों पर मैं बात कर रहा हूँ। एक पक्ष तो ये है कि जो उन पर जांच शुरू हुआ, उस कांग्रेस पार्टी के साथ जब वो एनसीपी की सरकार में थे उस समय उन पर घोटाले की जांच शुरू हुई। उस समय यही कांग्रेस पार्टी और यही एनसीपी उनको दागदार नहीं बल्कि साफ सुथरा बताती थी। और आज जब जांच शुरू हो, हम लोग कहते थे कि भाई जांच को इंतजार होने दीजिए, जांच की आंच से दूध का दूध और पानी का पानी होगा। आज जब वो हमारे समर्थन कर रहे हैं तो यही कांग्रेस पार्टी और यही एनसीपी करे। ठीक है, अजय जी को जवाब देने दीजिए, अजय जी को जवाब देने दीजिए। धनंजय जी, आपके पास आऊंगा मैं। दूसरी बात अजय भाई, मैं कंप्लीट कर दूं फिर आप बोलिएगा, मैं नहीं तो। दूसरी बात, जब जांच चल रही है तो क्या हमने जांच में कोई इंटरफेरेंस किया? क्या हमने जांच में कोई व्यवधान डाला? जांच उनकी पूरी होगी, जांच मुकम्मल हो जाएगी, रिपोर्ट आएगी, न्यायालय में अगर वो दोषी पाए जाएंगे तो उनके पर कार्रवाई होगी। उसमें भारतीय जनता पार्टी का कहीं कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। हम कानून, संविधान, न्यायालय की प्रक्रिया में कहीं से कोई रावड़ा नहीं उतरे, बल्कि उसका सम्मान करते हैं। अजय भाई, देखिए सच्चाई तो ये है कि इनको भी पता है कि अजीत पवार जी जब हमारे यहाँ थे या इनके यहाँ गए, हम लोग आज भी ये नहीं कर रहे हैं कि वो भ्रष्टाचारी तो ये खुद बोलते थे और खुद उन पर कार्रवाई की बात करते थे। तब हम कहते थे कि भाई वो नहीं है, आज चले गए तो ये कह रहे हैं कि भाई अब तो ठीक है। वो एक सप्ताह पहले भोपाल के रैली में प्रधानमंत्री जी ने छाती पीट पीट के कहा था ना 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचारी। या तो उनको धमका रहे थे या सच ये है कि उनको अपने पास लाना होता है तो ये कहानी बनाते हैं। भाषण बहुत अच्छा देते हैं प्रधानमंत्री जी, लेकिन भाषण से काम नहीं चलेगा ना। सच्चाई को स्वीकारना होगा, ईमानदार, अंदर से ईमानदारी भी होनी चाहिए। पूरी तरह से ईडी सीबीआई के बल पर आप सत्ता और सियासत को अपने पास रखना चाहते हैं, लेकिन जनता को वोट थोड़े दिलवा पाइएगा। छत्तीसगढ़ की जनता बहुत जागरूक है। छत्तीसगढ़ में मैं खुद यहाँ पिछले 1.5-2 महीने से लगातार भ्रमण कर रहा हूँ। आज भी मैं यहाँ हूँ, आज भी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे एक तरफा लहर है। और अंत में आप जो काम कर रहे हैं भूपेश बघेल जी को बदनाम करने का, कांग्रेस की सरकार को इनको दबाव में लाने का, आप समझिए जनता इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। 2/3 बहुमत पार होगा, 75 पार का जो हमारा नारा है, आप इसी तरह करते रहिए। ईडी सीबीआई को चुनाव का अपना कार्यकर्ता बनाते रहिए और हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार लेकर के 3 दिसंबर को देखिएगा धनंजय भाई, हम दिखाएंगे। ये जनता के आशीर्वाद हमको मिलेंगे। गणेंद्र जी काफी देर से वेट कर रहे हैं। देखिए अपूर्व जी, मैंने पहले भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के 185 सांसदों पे गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करी? और भारतीय जनता पार्टी ने, इनका नाम हो गया बृजभूषण जनता पार्टी। बृजभूषण शरण सिंह जैसे लोग भारतीय जनता पार्टी में, जो महिला पहलवानों से और जो माइनर महिला पहलवान से उनसे भी यौन शोषण करा, उसकी तो एफआईआर दर्ज हुई है। वो बात तो कह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी ने क्या कार्रवाई करी? पहले भी कह चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बृजभूषण शरण सिंह को पार्टी से निकाला? क्या भारतीय जनता पार्टी ने 185 सांसदों के खिलाफ कार्रवाई करी? एक मंत्री थे मोदी सरकार में, निहाल चंद मेघवाल, जिन्हें राजस्थान की पुलिस ने बलात्कार के एक मामले में भगोड़ा घोषित करा हुआ था। वो मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, मोदी जी को पता ही नहीं था। एक बलात्कारी को अपनी कैबिनेट में मंत्री बनाया हुआ था जो भगोड़ा घोषित था, राजस्थान पुलिस द्वारा। ऐसे लोग तो मोदी जी की कैबिनेट में, तो आप इनसे क्या उम्मीद करोगे
इस तरीके से ये भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, किस तरीके से आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पे खिलाफ कार्रवाई करेंगे, क्योंकि जितने सारे गुंडे, लोफर, मवाली सब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, सारे बलात्कारी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, सारे क्रिमिनल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचार पे और राजनीति के अपराधीकरण बोलने का बिल्कुल भी हक नहीं है। नहीं, अब ये कह देना, ये तो एक चुनावी जुमला आपका मालूम दे रहा है कि सारे भ्रष्टाचारी और सारे बलात्कारी शामिल हो गए भारतीय जनता पार्टी में। हम चाहते हैं कि बहुत जामे अंदाज में होनी चाहिए, कोई भी डिबेट होनी चाहिए, बहुत रियलिस्टिक ग्राउंड पर होनी चाहिए, तथ्यों के आधार पर होनी चाहिए। घनेंद्र जी, एक वेग सा वक्तव्य नहीं दिया जाना चाहिए, जनरलाइज नहीं किया जाना चाहिए किसी भी चीज। ब्रिजभूषण शरण सिंह पे कोई कार्रवाई हुई क्या, अब्दुल जी पूछिए। चलिए ठीक है, क्या कार्रवाई हुई धनंजय गिरी, इसका जवाब देंगे। देखिए अबुल जी, झूठ बोला है तो उस पर कायम रहो जफर। आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए, लेकिन केजरीवाल का किरदार तो किराएदार जैसा है, कभी इसके गोद में कभी उसके गोद में। आपके प्रवक्ता भाई घनेंद्र कब से बोल रहे हैं, लेकिन केजरीवाल की पोल और खोल रहे हैं। ना केजरीवाल के दारू के घोटाले पे बोल रहे हैं, ना प्रदूषण के घोटाले पे बोल रहे हैं, ना उसके भ्रष्टाचार पर बोल रहे हैं। विधायक आपका राशन कार्ड बनवाता है, पार्षद आपका देशद्रोही कहलाता है, आपके मंत्री जेल में जाते हैं, आप रेपिस्ट को फिजियोथेरेपिस्ट बताने वाले आपके मंत्री हैं, तिहाड़ जेल को आप मसाज पार्लर बनवाते हैं। इस पर आप एक शब्द नहीं बोल पाते हैं। आपके पाप छुपाने से भी नहीं छुप रहे हैं। आपके पाप के श्राप से दिल्ली आज दहल रही है। दिल्ली की नहीं, देश की जनता करेगी बकस दो केजरीवाल, बकस दो, बहुत हो गया। दिल्ली का आज दम घुटू दिल्ली बन चुकी है। तो जेल जाना इस बात की दलील तो नहीं है ना। ये तमाम जेल क्या बीजेपी के नेता कभी नहीं गए? गलत जेल जाएगा, जेल जाना इस बात की दलील नहीं है ना। 6 बार अबुल जी, अगर आप कोई व्यक्ति जेल गया और 6 बार उसकी बेल पिटीशन अगर रिजेक्ट हो रही है, इसका मतलब, और कोर्ट अपने फाइंडिंग में लिख रहा है कि सीम सीट से पीएमएलए केसेस, फर्स्ट इंस्टेंस इट्स लुक्स दैट द मिनिस्टर इज इन्वॉल्व इन पीएमएलए केस। तो इससे क्या पता चलता है? ये माननीय न्यायालय ने लिखा है, ये जज साहब ने लिखा है। जज साहब ने अभी शराब मंत्री का पेज नंबर 34 का लिखा है कि दैट इट सीम्स दैट आम आदमी पार्टी इज इन्वॉल्व इन दिस केस, द लिकर केस। लिकर के केस में 5 से 12% जो घोटाला चेंज किया गया कमीशन, उसमें लिखा है कोर्ट ने। मैं न्यायालय की फाइंडिंग्स बता रहा हूं। आप ईडी पर, सीबीआई पर, जांच एजेंसियों पर, सब पर सवाल उठाइए, लेकिन माननीय न्यायालय का सम्मान करिए जिसके बेल पर परम आदरणीय राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी इस बेल पर चल रहे हैं, ईडी इसी न्यायालय के केस पर, इसी न्यायालय के बदौलत सब किया जा रहा है। इस देश की संवैधानिक गवर्नमेंट एक्टिविज्म की बात छोड़िए, आप जुडिशियल एक्टिविज्म पर बात करिए। इस देश के संविधान का तो सम्मान करिए, इस देश के सर्वोच्च संस्था का तो सम्मान कीजिए। समय कम है। न्यायालय कह रहा है कि आम आदमी पार्टी धनंजय जी, समय कम है। सबका कंक्लूडिंग रिमार्क, सबका आखिर में एक रिमार्क मैं ले लेता हूं। पहले घनेंद्र जी, क्योंकि आप पर ही वो बोल रहे थे, आप पर ही आरोप थे, आम आदमी पार्टी पर आरोप थे, आम आदमी पार्टी के उन नेताओं पर खासतौर से जो जेल में हैं, और अरविंद केजरीवाल पर भी। तो पहले आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा संक्षेप में, फिर मैं अनूप जी के पास और प्रोफेसर अजय उपाध्याय जी के पास करेंगे। नरेंद्र भाई, कोई बात हो तो बताइए, जनरलाइज नहीं, एक ही बात आप 3 बार कह चुके हैं, इसलिए 3 बार आप 3 बार, ठीक है, बोलने दीजिए। घनेंद्र जी का जवाब सुन कुछ नया रिकॉर्ड बजा दीजिएगा। जवाब मेरे से मांगा है धनंजय जी, चुप हो, शांत हो। देखिए अब्दुल जी, आज देश में अहंकारी और तानाशाही सरकार चल रही। इस अहंकारी और तानाशाही सरकार के राज में जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा, जो सरकार की नीतियों से असहमत होगा, जो मोदी जी से पूछेगा कि मोदी जी भ्रष्टाचार कैसे बढ़ रहा है, मोदी जी अडानी साहब की क्या रिश्तेदारी है, मोदी जी महंगाई क्यों बढ़ रही है, मोदी जी बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, मोदी जी महिलाओं पे अत्याचार क्यों हो रहे हैं, मोदी जी मणिपुर हिंसा पे जवाब दो, उन तमाम लोगों के खिलाफ ईडी सीबीआई लगा दी जाएगी, तमाम विपक्षी नेताओं को जेल में भेज दिया जाएगा। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचारी क्रिमिनल शामिल हो जाएगा, उसके खिलाफ सारी जांच बंद हो जाएगी, उसके खिलाफ सारे केस बंद हो जाएंगे। आज मोदी जी ने अपने एक दोस्त के चक्कर में पूरे देश को गिरवी पे रख दिया, पूरा देश गिरवी रख दिया, लेकिन एक दोस्त के चक्कर में देश के सारे संसाधनों को उठा के अपने दोस्त को दे दिया, एयरपोर्ट से लेके आकाश से ये बिल्कुल ठीक है। आप जनरलाइज बात कर रहे हैं, इसका क्या प्रमाण है? आप क्या कहना चाह रहे हैं? मोदी जी, व्हाट प्रूफ यू मोदी जी के खिलाफ उठाते रहेंगे। केजरीवाल के पास एक लिस्ट होती थी, डरने वाले केजरीवाल के पास एक लिस्ट होती थी, किसी सीबीआई से नहीं डरने वाला था। मोदी जी पूरी भ्रष्टाचार की बात करते थे। ठीक है, संक्षेप में घनेंद्र जी, समय की कमी है। धनेंद्र जी, मेरे साथ 2 मेहमान और हैं, 3 मेहमान बल्कि, सबसे मैं लूंगा 1-1 मिनट। धनंजय जी 30 सेकंड में अपनी बात रख लीजिए। धनंजय जी
देखिए ठीक है, अबुल जी, ठीक है, भारत ठीक है। धनंजय नहीं, जी, दुनिया 30 की सेकंड। राजनीति में, दुनिया की राजनीति में अबुल जी, जिस व्यक्ति ने सबसे ज्यादा माफीनामा लिखा है, उस आदमी का नाम है अरविंद केजरीवाल, जिसने 15 लोगों की सूची लेकर घूमता था जो आदमी कि ये भ्रष्टाचारी है, इनके नाम है। उस हर आदमी से उसने चौकट पे दर पे सर रख के माफी मांगी है। वो चाहे कपिल सिब्बल हो, चाहे अरुण जेटली हो, चाहे नितिन गडकरी हो, हर व्यक्ति से लिखित माफीनामा मांगने वाले व्यक्ति का नाम अरविंद केजरीवाल। ऐसे पार्टी के प्रवक्ताओं को जनरलाइज बात करना शोभा नहीं देता, बल्कि शर्मसार करता है। जिसका मुखिया ने हर व्यक्ति से लिखित माफीनामा मांगा हो, ऐसे ठीक है। व्यक्ति अजय जी, शर्मसार अजय करने जी, वाले व्यक्ति 30 सेकंड। अजय जी, 30 सेकंड। देखिए, समय कम। जी जी अब्दुल जी, बात है ये ईडी सीबीआई आईटी के उपयोग और दुरुपयोग का नहीं है, संवैधानिक वैधानिकता की बात है। और जनता में इसकी विश्वसनीयता, यदि इस तरह से आप बार बार जो है अपने निजी स्वार्थ में ऐसा दुरुपयोग करेंगे तो इन संस्थाओं की विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी। अंततः जो है ये संस्था कई बार गलत लोगों को पकड़ने का भी प्रयास करेगी तो नहीं पकड़ पाएगी, या पकड़ेगी भी तो लोग कहेंगे कि बस बात तो वही है। मेरा मानना है कि सरकार किसी की भी हो, कांग्रेस की हो, भाजपा की हो, आती जाती रहती है सरकारें, लेकिन एक बेसिक मापदंड है, वो मापदंड सभी सरकार को अपनाना चाहिए। चुनाव के ऐन वक्त पर ऐसी कार्रवाई आप करके क्या दर्शाना चाहते हैं? जनता क्या मूर्ख है? जनता सब बात समझती है, हमसे आपसे ज्यादा समझदार है। आप सत्ता में बैठ गए, आपके पास ईडी सीबीआई आईटी का कंट्रोल हो गया, तो क्या आप समझते हैं कि आपसे बड़ा विद्वान और आपसे बड़ा मजबूत आदमी ही नहीं है? जनता के वोट सबसे मजबूत हैं इस डेमोक्रेसी में, और छत्तीसगढ़ की जनता या देश की जनता अनूप इस जी बात का को समझ अनूप रही जी है का कमेंट कि ले लो। भाजपा सिर्फ समय अपने कम हित है। में दुरुपयोग कर रही है। जी अबुल जी, मुझे मालूम है समय कम है। अभी हमारे भाजपा के मित्र की बात से देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के पद की गरिमा और उनकी भाषा की विश्वसनीयता पे बड़ा सवाल खड़ा हो गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि साहब अजीत पवार जी के ऊपर आरोप लगे थे और आरोपों की जांच हो रही है और वो तय हो जाएगा कि भ्रष्टाचारी है कि नहीं। मैं ये सवाल मेरा है कि देश के प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित करने वाले माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी जब किसी रैली में चीख चीख करके कहते हैं कि नेशनलिस्ट करप्ट पार्टी है और इसके 70,000 के घोटालेबाज को जेल भेजा जाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी के मित्र क्या ये कहना चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसे ही राजनीतिक भाषा बोल दी थी, उनको इस बात पर विश्वास नहीं था कि अजीत पवार जी भ्रष्टाचारी है और उनके साथ आ गए तो लाभ लेने के लिए बैठा लिया? चलिए, बहुत बड़ा सवाल ये अभी भी बना हुआ है भ्रष्टाचार को लेकर। जब जब सरकार की तरफ से कार्रवाई होती है, विपक्ष यही कहता है कि आखिर ये जो एजेंसीज हैं, सीबीआई, ईडी, ये डराने धमकाने का काम विपक्ष को कर रही हैं और वो नहीं डरेंगे। और अगर इतनी ही ईमानदारी सरकार में है तो जो सरकार में बैठे लोग हैं या पार्टी से जुड़े लोग हैं, खासतौर से बीजेपी से या जो अलायंस से जुड़े लोग हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? ये शुरू से ही विपक्ष का एक टेक रहा है, स्टैंड रहा है। देश का सवाल में आज इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद भी इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।